हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और ये 9th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। 1.3 टॉपिक तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई हम लोग यह देखते हैं। इससे पहले हम लोग देख लिए थे पार्ट 1 में कि बास्तिल किले को गिरा दिया जाता है। उसके बाद राजा ने किस तरीके से लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, कर बढ़ा रहे थे, यह सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। कर वृद्धि और एस्टेट जनरल की बैठक। तो हम लोग इस बारे में देखे थे कि सरकार जो थी वह बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी, उसका राजकोष बिल्कुल खाली था, तो वह बार बार क्या करती थी, कर बढ़ाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है पहले पॉइंट में कि कर वृद्धि और एस्टेट जनरल की बैठक। देखिए, यह जो बुक है यह पूरी तरह मतलब इसमें जितना भी नोट्स लिखा हुआ है ये पूरी तरह एनसीईआरटी का नोट्स है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया गया है, ना ही हटाया गया है। बस इसको पॉइंट्स में इसलिए लिख दिए हैं ताकि पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री जो होता है वह थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली मॉडर्न और प्राचीन इतिहास, ये सबसे, चाहे वह एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, इन सब से थोड़ा मुश्किल होता है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना, इसलिए इसको पॉइंट वाइज समझेंगे हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कर वृद्धि और एस्टेट जनरल की बैठक। लुई 16वें ने नए करों के अनुमोदन के लिए 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तो देखिए, एस्टेट जनरल की बैठक क्या होता था कि इसमें सारे जो प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट के जो लोग होते थे सबको बुलाया जाता था, उसमें उसके प्रतिनिधि को बुलाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद ही कर की वृद्धि की जाती थी उन लोगों से पूछताछ करके। तो अब सरकार को कर वृद्धि करना था तो वह क्या किया, एस्टेट जनरल की बैठक बुलाया। ठीक है, यह कब बुलाया गया, 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, इसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों एस्टेट से कुछ कुछ प्रतिनिधि आते थे। आगे हम लोग देखेंगे कितने कितने प्रतिनिधि होते थे। तो एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, इसमें तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि भेजे जाते थे। सम्राट स्वयं यह तय करता था कि यह संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। ठीक है, बैठक बुलाना कब है यह सम्राट खुद तय करता था। पिछली बार यह 1614 में बुलाया गया था, यानी 1614 ईस्वी में बुलाया गया था। अभी देखिए 1789 आ गया है और 5 मई 1789 आ गया है, और इससे पहले कब बुलाया गया था, 1614 में, यानी कि लगभग 100 साल से भी ऊपर हो गया है। मतलब 100 साल तो क्या ही बोलें, 150 साल हो गया है। ठीक है, तो इतने समय के बाद यह एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जा रही थी। तो इसका मतलब ये लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं था। चलिए आगे देखते हैं प्रतिनिधियों की संरचना। अब देखते हैं कि प्रतिनिधि कैसे कैसे आते थे, प्रथम स्टेट से कितने, दूसरे स्टेट से कितने, तीसरे से कितने, यह तीनों हम लोग देख लेते हैं। बैठक के लिए वारसाई के आलीशान भवन को सजाया जा रहा था। वारसाई के भवन को क्या कर रहा था, सजाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर वहाँ पर बैठक होने वाला था। पहले और दूसरे स्टेट से प्रत्येक ने 300 प्रतिनिधि भेजे, जिन्हें आमने सामने की कतारों में बिठाया गया। तो प्रथम स्टेट से और दूसरे स्टेट से क्या हुआ, उसमें कम लोग होते हैं। प्रथम स्टेट में चर्च के लोग और दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग। ठीक है, तो ये दोनों बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए 300 प्रतिनिधि भेजे गए। ठीक है, लेकिन तीसरे स्टेट से इसमें 600 प्रतिनिधि थे जिन्हें पीछे खड़ा किया गया, यानी कि आगे आगे क्या किया गया कि पहले प्रथम और दूसरे स्टेट के लोगों को खड़ा कर दिया। ठीक है, आगे आगे, उसके पीछे क्या किया, तीसरे स्टेट के लोगों को बिठाया गया। ठीक है, तो तीसरे स्टेट से 600 प्रतिनिधि थे और बाकी पहले और दूसरे से 300 थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहा था। अब तीसरे स्टेट में से भी जो अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समृद्ध लोग थे, वही लोग आए थे। ठीक है, उसमें किसान, महिलाओं और कारीगरों को प्रवेश नहीं मिला था। ठीक है, उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। तो जो हम लोग मध्य वर्ग के बारे में पढ़े थे ना, जो व्यापारी थे, शिक्षित पेशेवर लोग थे, उन लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, लेकिन किसान और महिलाओं, कारीगरों को नहीं बुलाया गया था। फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची तैयार की गई थी। ठीक है, 40,000 जिन लोगों को नहीं बुलाया गया था उनके माध्यम से 40,000 पत्र को लिखा गया था। उनकी शिकायत और मांगों की एक सूची तैयार की गई थी। ठीक है, उनको बोला गया था जिनको जिनको शिकायत है वो अपने पत्र भेजिए, हम लोग उसकी सूची बनाएंगे।
उसके बाद क्या हुआ, मतदान की प्रक्रिया पर विवाद हो गया। ठीक है, वहाँ पर जब लोग एस्टेट जनरल में सब कोई पहुँचे, बैठक हो रहा था, आगे आगे पहले प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग बैठे हुए थे पीछे, उसके पीछे 600 तृतीय एस्टेट के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, तो मतदान की प्रक्रिया पर क्या हुआ, विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ, पारंपरिक नियम, पहले का नियम क्या था, पारंपरिक नियम मतलब पहले का नियम, प्रत्येक एस्टेट को केवल एक मत देने का अधिकार है। एक मत मतलब मान लीजिए कि यह प्रथम एस्टेट है, दूसरा एस्टेट है और तीसरा एस्टेट है। ठीक है, इससे एक एक मत देना है। कोई अगर मान लीजिए कि अगर हम पूछते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि ब्रेड किसको खाना है, ठीक है, तो ये बोल देता है कि हाँ हमको भी खाना है। ये पूरा का पूरा ये प्रतिनिधि जितना भी है, इसमें 300 लोग हैं, इसमें 300 लोग हैं, इसमें 600 लोग हैं। ठीक है, यह बोलता है कि हाँ हमको खाना है, यह बोलता है हमको खाना है, यह बोलता है नहीं खाना है, तो इसका नहीं चलेगा कुछ। ठीक है, ये दोनों मतलब ब्रेड खाना है वो जीत गया। ठीक है, और मान लीजिए कि ये प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट है। ठीक है, यह बोल देता है कि खाना है, यह बोल देता है नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो इन लोगों का बात मान लिया जाएगा कि नहीं खाना है। ठीक है, मतलब एक एक मत दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 300 लोग हैं तो सारे लोग मत देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें 300 लोग थे, 300 लोग थे, इसमें 600 लोग थे। ठीक है, या आपस में बात करेंगे कि ब्रेड खाना है या नहीं खाना है। ठीक है, और उसके बाद सब लोग मिलके एक मत देंगे। तीसरे स्टेट, उसके बाद यही पारंपरिक नियम था, प्रत्येक स्टेट को केवल एक मत देने का अधिकार था। तीसरे स्टेट की मांग, अब तीसरे स्टेट की मांग क्या थी, पूरे सदन में मतदान हो और प्रत्येक प्रतिनिधि को एक वोट मिले। अब वो लोग क्या चाहते थे, विवाद किस बात पर हुआ कि पहले तो क्या था, एक एक वोट देने का अधिकार था। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने, तीसरे स्टेट के लोगों ने मांग किया कि 300 लोग हैं ना, सब में 300 और 600 लोग, इन सब को एक एक वोट देने का अधिकार दो। 300 लोगों को एक एक वोट देने का अधिकार, 300 लोगों को एक एक वोट देने का अधिकार, हर व्यक्ति को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 300 600 और यहाँ 600, 1200 वोट होगा। ठीक है, और पहले कितना, केवल 3 वोट होता था, 3 ही लोग होते थे समझिए, तो 1200 लोगों को हर एक को अपना वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रतिनिधि को एक वोट मिले। ठीक है, केवल एक मत देने का अधिकार नहीं हो हर एक स्टेट को, हर एक स्टेट में जितने लोग हैं उन सभी को एक एक मत वोट देने का अधिकार मिले। ठीक है, इसी बात पर विवाद हुआ था। विवाद क्या था, पारंपरिक नियम जो था उसके खिलाफ चाहते थे तीसरे स्टेट के लोग कि सभी को, जितने लोग हैं, यानी कि 1200 लोग हैं, 1200 लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। रूसो के विचार का प्रभाव, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत, अब यह हर एक को जो वोट देने का अधिकार दिया गया था, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। ठीक है, यह रूसो का विचार था, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रूसो का एक विचार है और उसकी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसी में लिखा हुआ था लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या हुआ कि जितने लोग हैं, 300 लोग पहले स्टेट में, 300 लोग दूसरे स्टेट में और 600 लोग तीसरे स्टेट में, हर किसी को एक एक वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, जैसे हमारे देश में होता है कि हम लोग हर कोई वोट दे रहा होता है, ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग देंगे कुछ लोग नहीं देंगे, सबको वोट देने का अधिकार होता है, वो चुन सकते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन पारंपरिक तरीके में क्या हो रहा था कि पहला स्टेट का आदमी एक वोट देगा, सारे लोग मिलके, सारे लोग विचार विमर्श कर लेंगे और उसके बाद एक वोट देंगे। उसके बाद दूसरे स्टेट के भी सारे लोग विचार विमर्श करके एक वोट देंगे। तीसरे स्टेट को भी यही था कि एक वोट देंगे। ठीक है, इससे होता क्या था कि मान लीजिए कर बढ़ाना है, ठीक है, तो कर बढ़ाना है तो वह तो पहले और दूसरे स्टेट के लोग तो देना ही नहीं पड़ता था कर, तो वो लोग तो कह देंगे कि हाँ कर बढ़ा दो। ठीक है, तो वो लोग जीत जाएंगे, पहले और दूसरे स्टेट वाले, और तीसरे स्टेट वाले कितना भी ना करे तो वो तो हमेशा हारे ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए नया तरीका ये लाया गया कि पहले दूसरे और तीसरे स्टेट में जितने लोग हैं 1200 लोग, सबको क्या करना चाहिए, वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ यह जो था रूसो का विचार था लोकतांत्रिक सिद्धांत, जिसे रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब यह जो नया जो प्रस्ताव लाया गया था, ये तीसरे स्टेट की जो मांग थी, सम्राट ने इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि जाहिर है उसमें हार जाएंगे, इसलिए क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया, जिससे तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध में सभा से बाहर चले गए। अब तीसरे स्टेट के लोगों का यह मांग था, इसलिए वो लोग क्या किए, वो विरोध करते हुए असेंबली से बाहर चले गए।
नेशनल असेंबली की घोषणा। अब नेशनल असेंबली की घोषणा क्या है? 20 जून 1789 तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि वारसाई के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वो लोग क्या किए, वहाँ से बाहर निकले, जहाँ सभा हो रही थी वहाँ से बाहर निकल के टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। ठीक है, 20 जून 1789 की बात है, वो टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और जितने तीसरे एस्टेट के लोग थे वह सारे लोग 600 लोग मिलके अपने आप को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है, वह एक अलग ही सभा बना लिए। 20 जून, उसके बाद यह डेट याद रखिएगा, 20 जून 1789। ठीक है, उसने खुद को ही एक सभा घोषित कर लिया। ठीक है, चलिए नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और उन्होंने शपथ लिया। क्या शपथ लिया? कि जब तक संविधान नहीं बन जाता, ठीक है, जब तक कोई अच्छा सा संविधान नहीं बन जाता जो राजा को थोड़ा अंकुश में रखे मतलब कंट्रोल में रखे, वे अपनी सभा भंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह का, क्योंकि राजा जो था बहुत ही निरंकुश था, वह कुछ भी करता था जो उसको मन करता था। ठीक है, तो उसने कहा कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक वह सभा भंग नहीं करेंगे। चलिए, नेता क्या था? इनका नेता कौन कौन सा था याद रखिएगा। मिराबियो का नाम याद रखिएगा। यह कुलीन परिवार से था लेकिन सामंती विशेषाधिकार के विरोध में था। ठीक है, यह वैसे तो यह आदमी मिराबियो जो था वह कुलीन परिवार से था लेकिन सामंती विशेषाधिकारों के विरोध में था। ठीक है, होता है ना कुछ लोग कि उसी वर्ग के हैं लेकिन उस वर्ग का जो नियम कानून है उससे वह खुश नहीं है। ठीक है, तो मिराबियो जो थे वह कुलीन परिवार के थे लेकिन सामंती विशेषाधिकार के विरोध में था। आवे सी जो था पादरी था। ठीक है, जिसने तीसरा एस्टेट क्या है नामक प्रचार पुस्तक लिखा था। आवे सी भी जो था वह पादरी वर्ग से था लेकिन उसने क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था, प्रचार पुस्तक, जिसका टाइटल था तीसरा एस्टेट क्या है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, यही लोग दोनों नेता थे उसके। पूरा फ्रांस आंदोलित। ठीक है, कड़ाके की ठंड थी। अब देखिए जून जुलाई उस टाइम में वहाँ पर ठंड थी और उसके बाद वहाँ पर कड़ाके की ठंड से फसल नष्ट हो गई थी जिससे ब्रेड की कीमतें बढ़ गई। फसल नष्ट हो गया तो क्या होगा, ब्रेड का कीमत बढ़ गया। ठीक है, जो वहाँ का खाना पीना था उन सब चीज़ों का कीमत जो था वह बढ़ गया। बेकरी मालिकों ने जमाखोरी शुरू कर दी। अब जमाखोरी क्या होता है कि जब देखता है कि कीमत बढ़ रही है तो वो और जमा करके रख लेता है चीज़ों को, ताकि ज़्यादा अगर मार्केट में रहेगा ही नहीं तो उसका दाम और बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा दाम तब उसको बेचा जाएगा निकाल के। जैसे हमारे यहाँ पर प्याज टमाटर मोस्टली प्याज के साथ किया जाता है। ठीक है, कि उसका जमाखोरी शुरू कर देते हैं और बाद में जब मार्केट में बहुत कम हो जाता है तब उसको फिर से निकाला जाता है। ठीक है, ताकि उसका दाम अच्छा मिले। चलिए, तो यह बेकरी मालिक भी यही कर रहे थे कि जमाखोरी शुरू कर दी जिससे जनता और गुस्सा हो गई। गुस्साई औरतों ने बेकरी की दुकानों पर हमला कर दिया। औरतों ने क्यों? क्योंकि औरत ही तो खरीदने जाती थी, तो बेकरी दुकानों पर उसने क्या किया, हमला कर दिया। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया जिससे जनता और उग्र हो गई। अब इस पर क्या हुआ, जब हम लोग फर्स्ट पार्ट देखे थे तो उसमें देखे थे कि पेरिस में सेना को घुसने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और अफवाह क्या फैल गया था कि सेना जो आ रही है हम लोगों को मारने के लिए आ रही है। तो यही था, सम्राट ने क्या किया, सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। ठीक है, जिससे जनता और उग्र हो गई। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हम लोगों पर गोली चलाया जाएगा और इस तरह का, मतलब उनके साथ बर्बर तरीके से व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए वह और ज़्यादा उग्र हो गई। 14 जुलाई 1789 बास्तिल किले पर हमला हो गया। वो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख भी चुके थे। जनता के गुस्से का केंद्र बास्तिल किला बना जो राजनीतिक कैदियों का जेल था। ठीक है, और राजशाही के दमन का प्रतीक था। वहाँ पर हम आपको बताए थे कि बास्तिल किले में क्या होता था, जो भी सरकार के विरुद्ध काम करता था उनको जाके बंद किया जाता था। इसलिए सरकार वहाँ पर क्या करती थी, उन लोगों को कैद कर देती थी। इसलिए जो बास्तिल किले को लेकर लोग बहुत भड़के हुए थे, उनको बहुत गुस्सा था बास्तिल किले को लेकर। ठीक है, तो जनता का गुस्सा का केंद्र क्या बन गया, बास्तिल किला बना जो राजनीतिक कैदियों का जेल था, राजशाही के दमन का प्रतीक था। ठीक है, दमन का प्रतीक, राजशाही का मतलब कि बास्तिल किले को जब तोड़ा गया तो यह एक प्रतीक था कि निरंकुश सत्ता को अब खत्म करना है। राजा ओजा वाला जो शासन चल रहा है, राजशाही जो चल रहा है उसको ख़त्म करना है और एक लोकतंत्र लाना है। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल किले पर धावा बोला और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। तो यह हम लोग देख चुके थे। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती। इसी के बाद फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई। ग्रामीण विद्रोह और जागीरदारों का पलायन।
गांव में अफवाह फैल गई कि जागीरों ने लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। ठीक है, गांव में क्या यह खबर फैला। देखिए, जैसे जैसे अफवाह आगे बढ़ता है ना, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ गांव में क्या अफवाह फैल गया कि जागीरदार जो हैं, गांव के बड़े बड़े खेत के जो मालिक हैं, उन्होंने क्या किया है, जागीरदारों ने लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसल को नष्ट कर देंगे। ठीक है, जो पका हुआ फसल है उन लोगों का, किसानों का, उसको नष्ट कर देंगे। भयभीत किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर हमला कर दिया। तो कुदाल और बेलचा, उनके पास जो भी हथियार था, उससे वहाँ के जो ग्रामीण किले जो थे उस पर हमला कर दिया और किसानों ने अन्न भंडार को लूट लिया। लगान संबंधी दस्तावेज जला दिए। तो देखिए कितना सारा काम किया कुदाल और बेलचे से। पहले तो ग्रामीण किलों को हिला दिया, मतलब हमला कर दिया उस पर, अन्न भंडार जितने भी थे उसको लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज को जला दिए। ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग अपने जागीरें छोड़कर पड़ोसी देश में भागने लगे। तो जितने भी कुलीन लोग थे वह क्या किए, यह सब इतना, मतलब कि किसान क्या थे, कुलीनों के प्रति ही तो वह अपना पूरा आक्रोश दिखा रहे थे। इसीलिए कुलीन क्या किए, वह भाग गए, अपनी जागीरें छोड़कर चले गए, और वो कहाँ चले गए, पड़ोसी देश में चले गए। ठीक है, नेशनल असेंबली को मान्यता और सामंती व्यवस्था का अंत। लुई 16वें ने जनता की शक्ति को देखकर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। नेशनल असेंबली क्या है, वही जो तीसरे स्टेट के लोग जो टेनिस कोर्ट में आ गए थे ना, मतलब वहाँ से भागकर, सभा से भागकर टेनिस कोर्ट में आ गए थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। तो यह उसके बाद लुई 16वां जो था, वह जनता की इतनी शक्ति देखकर वह नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लेता है। उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि अब उसकी सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा, जो कि तीसरे स्टेट के लोग चाहते थे। 4 अगस्त 1789 की रात नेशनल असेंबली ने सामंती करों, बंधनों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का आदेश दिया। 4 अगस्त 1719 की रात को क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने सामंती करों, बंधनों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने क्या आदेश दिया कि यह नेशनल असेंबली ने सामंती करों, बंधनों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है, जितने भी विशेषाधिकार मिले हुए थे पहले और दूसरे स्टेट को, उन सबको ख़त्म किया जाओ, और जितना भी सामंती कर देना होता है, यानी कि कुलीनों को जो हम लोग कर देते थे, हम लोग नहीं मतलब कि किसान लोग, वो बोले कि इसको भी बंद करो। ठीक है, 4 अगस्त 1789 की बात है। पादरी वर्ग का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। जितने भी पादरी वर्ग के लोग थे उनका भी विशेषाधिकार समाप्त हो गया। धार्मिक कर समाप्त हो गया, जो धार्मिक कर दिया जाता था वह समाप्त कर दिया गया। चर्च के पास जितनी भी भूमि थी उन सब को जब्त कर लिया गया। ठीक है, लगभग 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। अब देखिए, पहले क्या था, 12 अरब लिवरे फ्रांस के पास कर्ज में था। ठीक है, 10 अरब लिवरे तो अमेरिका को स्वतंत्र कराने में, और उसके बाद 2 अरब लिवरे पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जब यह सब चीज़ किया गया, ये चर्च की भूमि जब्त कर ली गई, तो सरकार के पास 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकलता है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कर बढ़ाने, आर्थिक संकट, जन असंतोष और लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार के कारण हुआ। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर हमले के साथ क्रांति तेज हो गई और सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। ठीक है, इस तरीके से सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। कर वृद्धि और एस्टेट जनरल में बैठक। ठीक है, कर की वृद्धि और एस्टेट जनरल की बैठक। लुई 16वें ने नए करों के अनुमोदन के लिए 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल में बैठक करवाया। एस्टेट जनरल क्या था, राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे, और यह जो संस्था थी, यह कब बैठक बुलाया जाएगा यह सम्राट स्वयं तय करता था। पिछली बार यह कब हुआ था, 1614 में हुआ था। प्रतिनिधियों की संरचना कैसे थी, तो वारसाई के भवन को सजाया जा रहा था। प्रथम और दूसरे एस्टेट से 300 लोग आए थे, जिनको आमने सामने की कतारों में बिठाया गया था। ठीक है, और तीसरे एस्टेट के जो थे उनमें से 600 लोग आए थे, जिनको उनके पीछे खड़ा कर दिया गया था, बिठाया भी नहीं गया था, खड़ा कर दिया गया था। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि जो थे वह समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, महिलाओं और कारीगरों को प्रवेश नहीं मिला। फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और उनकी मांगों की सूची तैयार की गई थी। मतदान की प्रक्रिया पर
विवाद हो गया। मतदान की प्रक्रिया जो पारंपरिक तरीका था कि हर एक स्टेट एक एक मत देगा, और जो नया डिमांड क्या था तीसरे स्टेट का कि पूरे सदन में मतदान हो और प्रत्येक प्रतिनिधि को, हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार मिले, यानी 300 और 600 1200 लोगों को सबको वोट देने का अधिकार मिले। रूसो के विचार का प्रभाव था। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे रूसो ने अपने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में लिखा था। ठीक है, सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे तीसरे स्टेट के लोग क्या किए, सभा से बाहर निकल गए विरोध करते हुए। और कहाँ निकल कर गए, 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट के सभी लोग जो वहाँ से सभा में बैठे हुए तो बाहर निकल के वारसा के टेनिस कोर्ट में चले गए, और टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने खुद को ही, यानी जो 600 लोग थे, उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और वहाँ शपथ लिया कि जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग इस सभा को भंग नहीं करेंगे। इसका नेता कौन था, मिराबियो, जो कि कुलीन परिवार से था लेकिन सामंती विशेषाधिकार के विरोध में था। और आवेसियो जो था, आवेसियो पादरी था जिसने तीसरा एस्टेट क्या है नामक पुस्तक लिखा था। पूरा फ्रांस आंदोलित हो गया। कड़ाके की ठंड में फसल नष्ट हो गई, ब्रेड और पावरोटी की कीमत बढ़ गई। बेकरी मालिक जो थे जमाखोरी कर रहे थे। गुस्साई औरतों ने बेकरी के दुकानों पर हमला कर दिया। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया, जिससे जनता उग्र हो गई। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, बास्तिल किले पर हमला कर दिया गया। बास्तिल किला जो था वह राजनीतिक कैदियों का जेल था, जिसमें वहाँ पर राजशाही का दमन का प्रतीक बना हुआ, जब बास्तिल किले पर हमला कर दिया गया। 14 जुलाई 1789 को जो गुस्साई भीड़ थी बास्तिल किले पर धावा बोल दिया और उसे नेस्तानाबूत यानी कि उसे गिरा दिया। फ्रांसीसी क्रांति इससे शुरू हो गई। ग्रामीण विद्रोह और जागीरदारों का पलायन। गांव में क्या अफवाह फैली कि जागीरदार जो हैं उन्होंने लुटेरों का गिरोह बुला लिया है, और जो पकी फसल है किसानों का वो उसे नष्ट कर देंगे। भयभीत होकर किसान जो थे वह, उनके पास जो भी औजार था यानी कि कुदाल, बेलचा, ये सब चीज़ से ग्रामीण किलों को गिरा दिया, अन्न भंडार को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज जितने भी थे उसको जला दिया। ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग अपनी जागीरें छोड़कर पड़ोसी देशों में भागने लगे। नेशनल असेंबली को मान्यता और सामंती व्यवस्था का अंत। अंततः जब इतना कुछ हो रहा था तो लुई 16वां ये सब देख के, मतलब जनता की शक्ति को देखकर नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और उन्होंने कहा कि अब संविधान का अंकुश होगा सत्ता पर। 4 अगस्त 1789 को की रात को नेशनल असेंबली ने सामंती कर जितना था, पादरी वर्ग का विशेषाधिकार था, यह सब समाप्त कर दिया। धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया, और उनका जो चर्च का जो भूमि जितना भी था वह सब जब्त कर लिया। ठीक है, जिससे कि 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है, तो ये हम लोग पार्ट 3 देख लिए। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट 4 में देखेंगे। लंबा वीडियो नहीं बना रहे ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप छोटा छोटा वीडियो देखते जाएं और समझते हुए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बस आप याद रखिएगा। ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कहानी तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो सब अगर आप नहीं याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगा। लगेगा कि पढ़ा हुआ तो है लेकिन आप एग्ज़ाम में बना नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले यह बैठक कब हुआ था स्टेट जनरल का, तो यह 5 मई 1789 को हो रहा था। ठीक है, इससे पहले कब हुआ था, तो 1614 में हुआ था। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेट से कितने लोग थे, वो 300 लोग थे, और तीसरे स्टेट से 600 लोग थे। ठीक है, तीसरे स्टेट के लोगों को पीछे खड़ा कर दिया गया था। तीसरे स्टेट में किसान, महिलाओं और कारीगरों को प्रवेश नहीं मिला था, लेकिन 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत और मांगों की सूची तैयार की गई थी। पारंपरिक नियम क्या था, केवल एक स्टेट से एक मत दिया जाएगा, और नया नियम क्या लगाना चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो। ठीक है, रूसो के विचार का प्रभाव क्या था, रूसो के लोकतांत्रिक सिद्धांत था, उसका बुक का नाम याद रखिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद 20 जून 1789 में वारसा के टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली बनाई गई। ठीक है, मतलब तीसरे स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया। उसके बाद इसका नेता कौन था, तो मिराबियो था, जो कि कुलीन परिवार से था। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन कुलीन से था और कौन पादरी परिवार से। तो आवेसियो जो था पादरी परिवार से, और मिराबियो जो था कुलीन परिवार से। पूरा फ्रांस आंदोलित हुआ। कड़ाके की ठंड थी, से फसल नष्ट हो गई, जिससे ब्रेड की कीमत बढ़ गई। उसके बाद ये सब ठीक है। 14 जुलाई 1789 तो याद ही रहेगा आपको। चलिए,
उसके बाद याद रखिएगा कि भयभीत होकर किसानों ने क्या किया, ग्रामीण किलों पर हमला कर दिया, अन्न भंडार लूट लिए और लगान संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उसको जला दिया। ठीक है। उसके बाद नेशनल असेंबली को मान्यता कब मिली, तो 4 अगस्त 1789 को की रात को नेशनल असेंबली को सामंती कर यानी कि ये सब चीज़ खत्म कर दिया गया और सामंती करों को समाप्त किया गया, विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया, धार्मिक कर समाप्त किया गया, चर्च की भूमि जब्त कर ली गई और चर्च की भूमि जब्त करने से 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्स हम रिपीट करें उसको जरूर याद रखिएगा, कहानी आपको वैसे भी याद रहेगा। ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।